कल वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमारे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो क्या हैं उनको एक बार पढ़ेंगे। तो पहले मैं सबके नाम लिख देता हूँ, जिससे कि आसान होगा समझना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही आपको पढ़ना होता है क्लोजर फंक्शन, उसके बाद आपका आता है जनरेटर फंक्शन, फिर आपका आएगा मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, लास्ट आएगा आपका डेकोरेटर। हम लोग फंक्शन को अभी जानते हैं, जिसमें हमें फंक्शन डिफाइन करना आता है यूजिंग दैट कीवर्ड, फंक्शन को कॉल करना आता है, फंक्शन में हम पैरामीटर बना सकते हैं, फंक्शन को कॉल करते समय हम उनको आर्गुमेंट दे सकते हैं। हमने 5 तरह के पैरामीटर्स पढ़े थे, 3 तरह के आर्गुमेंट्स पढ़े थे, फिर हमने ये सीखा था कि फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक हमने अपना फंक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था मॉड्यूल्स वाला। फिर मॉड्यूल के अंदर ही हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स मिले। तो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स ही होते हैं हमारे। अब हम वापस से फंक्शन में आ गए, और फंक्शन में जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा हुआ था उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। और रिमेनिंग पोर्शन जो फंक्शन का है ये एडवांस लेवल पर कंसिडर किया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं नेस्टेड फंक्शन, क्लोजर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और डेकोरेटर फंक्शन। तो ये अलग अलग कुछ हमारे हेडिंग्स हैं, जिनको कई बार इंटरव्यू के अंदर इनके नाम से ही पूछ लिया जाता है, और कई बार इनको इंटरव्यू में भले ही ना पूछा जाता हो, बट आगे जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां पर इनका कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। तो हमें आगे के कोड को समझने में हेल्प हो जाती है कि ये जो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड फंक्शन में, कि भाई ये नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। तो नेस्टेड फंक्शन, जैसे नेस्टेड कंडीशन होती है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप, उसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है हमारा नेस्टेड फंक्शन का। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, है ना। कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने कोई एक फंक्शन बनाया और लेटर सपोज इसका नाम आपने शो कर दिया। इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैंने एक मैसेज लिख दिया, स्टार्ट ऑफ शो। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन और बनाया डिस्प नाम से, जिसके अंदर मैंने अपना कोई एक फिलहाल मैसेज लिख दिया, दिस इज डिस्प। उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम शो फंक्शन के स्टेटमेंट को लिखेंगे आगे, और लिख दिया मैंने यहाँ पर एंड ऑफ। तो अब ये जो डिस्प फंक्शन है ये डिफाइन किया गया है शो फंक्शन के ब्लॉक में। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो इस एग्जांपल में जो डिस्प फंक्शन है वो एक नेस्टेड फंक्शन है। और सर ये जो शो फंक्शन है, या आज तक हम जितने भी फंक्शन बनाते आए थे वो इसी तरह से बनाते थे जैसे शो आपने बनाया है,
तो इनको भी कोई नाम दिया जाता है टॉप लेवल फंक्शन, या आप इनको आउटर के नाम से भी जान सकते हैं, टॉप लेवल फंक्शन या आउटर फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन को कुछ लोग इनर के नाम से भी जान लेते हैं, नेस्टेड फंक्शन या इनर फंक्शन। तो आज तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए थे वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं थे, डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर बनाए थे। तो जब प्रोग्राम में डायरेक्टली आप बिना इंडेंटेशन का यूज करें, लेफ्ट अलाइन करते हुए अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, आज तक ऐसे ही करे थे, ऐसे फंक्शंस को टॉप लेवल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इस बात को अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, इफ ए फंक्शन is defined inside block of other function, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन। इफ की जगह इज लगा देते हैं। नेस्टेड फंक्शन इज ए फंक्शन which is defined inside block of other function, ऐसे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया, ये नेस्टेड फंक्शन है हमारा, ये आपका टॉप लेवल फंक्शन है। अब जब आप टॉप लेवल फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिर्फ टॉप लेवल फंक्शन के स्टेटमेंट चलेंगे। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, लेकिन ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब आप टॉप लेवल फंक्शन या आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई फर्दर नेस्टेड फंक्शन है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि वो भी एक फंक्शन ही है। वो तब चलेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा, स्टार्ट ऑफ शो और एंड ऑफ शो आना चाहिए। नेस्टेड फंक्शन हमारा नहीं चलता है। अब अगर मैं नेस्टेड फंक्शन को कॉल करना चाहूँ तो ऐसे हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, बट नेस्टेड फंक्शन ये कह रहा है कि अच्छा ये बताओ थोड़ी देर के लिए आपके प्रोग्राम में जैसे शो फंक्शन ऐसे ही मान लो एक और फंक्शन है शो टू नाम का। इमेजिन कर लेते हैं, है ना, है नहीं बट एक इमेजिन कर लेते हैं कि एक और फंक्शन आपने बना रखा है जिसका नाम आपने कर दिया शो टू। क्या इसके अंदर भी हम नेस्टेड फंक्शन बना सकते हैं? हमने कहा बनाओ। क्या उसका नाम डिस्प रख सकते हैं? हमने कहा नेस्टेड फंक्शन का नाम कुछ भी रखो। तो अब ये बताओ, अगर प्रोग्राम में ये भी होता जिसके अंदर नेस्टेड डिस्प है और ये भी होता जिसके अंदर नेस्टेड डिस्प है, तो फिर ये किसके लिए कॉल करेगा? दोनों को कर देगा? हमने कहा नहीं, ये किसी को नहीं करेगा, ना अभी करेगा ना ये होता तब करेगा, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन का स्कोप लोकल स्कोप कहलाता है। दैट मीन्स इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ इसका जो आउटर फंक्शन है वही रेस्पॉन्सिबल होगा। आउटर फंक्शन के बाहर से नेस्टेड फंक्शन को कॉल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आउटर फंक्शन के बाहर से ये फंक्शन विजिबल नहीं होगा, एक्सेसिबल होगा ही नहीं। जैसे लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होता, उसी तरह से हमारा नेस्टेड फंक्शन लाइक लोकल फंक्शन यूज होता है और वो फंक्शन के बाहर से कॉल नहीं हो सकता। करेंगे तो क्या आ जाएगी? अभी हमारी एरर आ जाएगी, कैरेट टेस्ट तो डिफाइन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर मैं नेस्टेड फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कॉल कर सकता हूँ मैं? इसके आउटर फंक्शन से कर सकता हूँ। आउटर फंक्शन से भी कब कर पाऊंगा? जब आउटर वाले ने बना दिया है उसके बाद मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर सकते हो? हमने कहा यहाँ से कर सकते हो। कितनी बार करें? आप देखो कितनी बार करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो नेस्टेड फंक्शन का कोड सिर्फ उसका आउटर फंक्शन ही इस्तेमाल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नेस्टेड फंक्शन तभी चलेगा जब उसे कॉल किया जाएगा, और उसको जो कॉल करने वाला है वो उसका आउटर फंक्शन ही हो सकता है, किसी और जगह से उसको कॉल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आएगा
आपका एक पॉइंट व्यू ये हो सकता है, सर क्या करेंगे ऐसे फंक्शन का हम जिसका यूज सिर्फ एक ही जगह से हो पा रहा है, कहीं और से कॉल करेंगे तो होगा ही नहीं, फायदा क्या हुआ ऐसा बनाने का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बना रहे थे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप अपने प्रोग्राम में एक F1 नाम का फंक्शन बना रहे थे, और इस F1 फंक्शन के अंदर हमने अपना कोई कोड लिखा। अब इस F1 फंक्शन के अंदर मैंने कई 100 लाइन का कोड लिख दिया है, ऐसा मानते हुए चलते हैं। लेकिन जब मैंने इस F1 फंक्शन को ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि सर ये जो 3 लाइनें थी जो यहाँ लिखी हैं, वही 3 लाइन आपने यहाँ लिखी है, वही 3 लाइन आपने यहाँ भी लिखी है। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई ऐसा कोड है जो मुझे उस फंक्शन के अंदर ही कई बार रीयूज करना है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं उसको लिख रहा हूं। तो अब आप क्या कर सकते थे, आप इस फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन आप डिफाइन करें F2, और वो जो कोड था जो आपको बार बार जरूरत पड़ रही थी उसको आप यहां लिखो। अब क्या करोगे, अब हम F1 फंक्शन को दोबारा बनाएंगे, और F1 फंक्शन को जब ये 3 लाइन वाला कोड चाहिए था तो यहां से सिर्फ वो क्या करेगा, F2 को क्या करेगा, कॉल कर लेगा। फिर अपने आगे वाले स्टेटमेंट फिर से सर मुझे वो कोड की जरूरत है ये वाला, ये कोड वही है जो हमने किस में लिख दिया F2 में, फिर से मैंने F2 कॉल कर लिया। फिर से सर वो कोड की जरूरत है, फिर से F2 कॉल कर लो। तो एक तरीका ये है कि इस कोड को ऐसे बनाओ, दूसरी डिजाइन है इस कोड की जगह ऐसे बनाओ। अब F1 फंक्शन आपका छोटा बनेगा क्योंकि F1 फंक्शन में वो कोड जो बार बार आपको जरूरत पड़ रही है आप उसे बार बार लिख नहीं रहे हैं, आपने उस कोड को पहले ही एक F2 फंक्शन लिख दिया है, जब जरूरत पड़ती है बस आप उसको कॉल कर लेते हैं। अब कॉल करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। अब जो फंक्शन कॉल किया गया उसमें 3 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 3000 हो सकती हैं। अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता और मैं जब भी जरूरत पड़ रही थी ये कोड की और ये 3 की जगह 3000 लाइन का कोड था तो वो 3000 लाइन मुझे फिर यहाँ लिखनी पड़ती, जरूरत फिर पड़ी है फिर यहाँ लिखनी पड़ती। तो अब मैंने क्या करा, बचने के लिए अलग से एक फंक्शन बना लिया। लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ वो समझते हैं। मेरे प्रोग्राम में एक फंक्शन और था F3, वो अपना कोड बना रहा है, उसने यहां से कॉल कर दिया F2। अब बताओ क्या F3 फंक्शन इस F2 फंक्शन को कॉल कर पाएगा? हमने कहा बिल्कुल कर पाएगा, ये तो सबके लिए बनाया गया है, टॉप लेवल फंक्शन है, आउटर फंक्शन है F2, कोई भी कहीं से कॉल करे। हम नहीं चाहते कि F3 इसका इस्तेमाल कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फंक्शन अगर आप बनाएंगे तो उसको कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, F2 फंक्शन हम सिर्फ और सिर्फ F1 कॉल करे तो चले, लेकिन F1 के अलावा कोई और कॉल करे तो एरर दे दो, मना कर दो, आपके लिए है ही नहीं है फंक्शन। कैसे रोकोगे इस चीज के लिए? एक ही आंसर आया क्या, F2 को ऐसे मत बनाओ। कैसे बनाओ फिर? तो F2 को F1 के अंदर ही बना दो, F1 और इसके अंदर ही बना दो F2 फंक्शन, और वो कोड जो बार बार आपको जरूरत पड़ रही थी पहले लिख लो, ये रहा। अब आगे बढ़ो F1 के अंदर, तो F1 के अंदर जरूरत है कॉल कर लो, अपना और लिखो जो लिखना है, फिर जरूरत पड़ रही है उस कोड की, हमने कहा फिर से कॉल कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अब नेस्टेड फंक्शन का एडवांटेज ले सकते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है आपका F2, ये सिर्फ और सिर्फ कहां से कॉल हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ F1 के अंदर से कॉल हो पाएगा। कोई और अगर इसे कॉल करने की कोशिश करेगा
तो ये नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन अदर डिफाइन कर दूं और वो अपने अंदर से अगर F2 कॉल करना चाहे, अगर वो ऐसे बना हुआ है तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन F2 फंक्शन कॉल करना चाहे जो किसी दूसरे फंक्शन लाइक F1 के अंदर बना हुआ था, कर ही नहीं पाएगा, मना हो जाएगी, आपको एक्सेस ही नहीं है वहां पर। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। हर किसी को इसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एडवांस कॉन्सेप्ट। कि हो सकता है कि आप इतना ज्यादा कोड बना रहे हैं तो आप ऐसा डिजाइन रखें अपने कोड, तो ये कोड बनाने की एक डिजाइन है, अलग से कोई कीवर्ड तो नहीं दिया पाइथन ने कि नेस्टेड फंक्शन बनाने के लिए ये कीवर्ड पढ़ना होता है या ये ऑपरेटर या ये लाइब्रेरी, कुछ नहीं। जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को एक डिजाइन दे दिया कि इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दो, तो ये ऐसे डिजाइन हो जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या बनाएंगे? हमारे नेस्टेड फंक्शन को बनाएगा। तो अगर अब आपसे कोई बोले कि नेस्टेड फंक्शन का फायदा क्या हुआ जब वो अपने आउटर फंक्शन के बाहर से कॉल ही नहीं होगा, तो आप आंसर देंगे हम चाहते ही यही थे। क्यों? क्योंकि वो कोड जो हमने नेस्टेड फंक्शन में लिखा है वो हर किसी के लिए है ही नहीं, वो कोड सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर फंक्शन को बार बार इस्तेमाल करने के लिए ही लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है आपका नेस्टेड फंक्शन का। अब अगर आपसे कोई यहाँ पर ऐसे पूछतेगा कि भाई वाई नेस्टेड फंक्शन, तो आप आंसर दे सकते हैं। इफ वी वांट टू रीयूज a function from a specific function only, क्यों पढ़ते हैं नेस्टेड फंक्शन, क्या होते हैं नेस्टेड फंक्शन, क्यों पढ़ते हैं, वो समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल हो गया और आगे की कहानी मैंने आपको बता दी क्या हो। अब आता है नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन क्या है? तो क्लोजर फंक्शन कह रहा है कि मेरे लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक नेस्टेड फंक्शन होना चाहिए, वो हमें आ चुका है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक नेस्टेड फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने ये शो लिखा और इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक नेस्टेड फंक्शन सिंपली बना लिया। तो क्लोजर फंक्शन कह रहा है कि सबसे पहले एक नेस्टेड फंक्शन होना चाहिए, हो गया। अब क्या करो, ये नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन का डेटा यूज करे। अब ये क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए जो आउटर फंक्शन था, इसके पास एक वेरिएबल है एक्स, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 10, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो नेस्टेड फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर सकता है। यहाँ पे लिख दिया दिस इज दिस, और साथ में एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्स वेरिएबल है वो एक्चुअल में नेस्टेड फंक्शन का नहीं है, ये उसके टॉप लेवल या उसके आउटर फंक्शन का डेटा है, जो सिर्फ क्या कर रहा है, नेस्टेड फंक्शन उसको यूज कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई दिस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिस फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से अब हम शो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब शो फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वेरिएबल मेमोरी में आएगा, डिस फंक्शन मेमोरी में आएगा बट चलेगा नहीं। उसके बाद इस लाइन की वजह से डिस फंक्शन कॉल हो जाएगा, और डिस फंक्शन जब कॉल होगा तो लिख कर आएगा दिस इज डिस,
और साथ में जो x वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए। ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज करता है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्लोजर फंक्शन कहते हैं। अब वो करता क्या है? आउटर फंक्शन के वेरिएबल की एक अलग कॉपी क्रिएट कर लेता है। जब भी नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज करता है तो नेस्टेड फंक्शन उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, और इसी वजह से ऐसे नेस्टेड फंक्शन का नाम ही क्या पड़ता है? क्लोजर फंक्शन। तो क्लोजर फंक्शन कोई अलग नया टॉपिक नहीं है, नेस्टेड फंक्शन का एक वेरिएंट है, एक नया एक्सटेंशन है जिसमें सिर्फ एक बात जोड़ दी गई है। ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल का इस्तेमाल करने लगे उसको क्लोजर फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फिर वो नेस्टेड ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया? इज ए फंक्शन दैट यूजेस local data of its outer function। तो क्लोजर फंक्शन क्या है? क्लोजर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट यूजेस लोकल डेटा ऑफ इट्स आउटर फंक्शन लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो नेस्टेड फंक्शन है ये अपने आउटर फंक्शन का डेटा यूज कर रहा है, तो बस इतना करते ही इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर फंक्शन कहते हैं। अब क्लोजर फंक्शन जब आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ यूज केसेस हैं जो आपको डिस्कस करने होते हैं। जैसे मान लीजिए सिचुएशन ये होती कि भाई जो क्लोजर फंक्शन है, अब जब मैंने बोला कि क्लोजर फंक्शन है तो ये बात अब बोलने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर आउटर फंक्शन का वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर आपने क्लोजर वर्ड बोला है तो ऐसा हो ही रहा होगा। अगर मैं कह दूं ये नहीं हो रहा है तो अब आप इसे क्लोजर फंक्शन नहीं कह सकते, अब ये सिंपली क्या कहलाएगा? नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। तो अगर आपके पास एक क्लोजर फंक्शन है और उस क्लोजर फंक्शन ने अपने अंदर भी अपना लोकल डेटा बना दिया और उसका नाम भी एक्स रख दिया, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्या क्लोजर फंक्शन उसी नाम से अपना खुद का एक वेरिएबल बना सकता है जो ऑलरेडी उसके आउटर फंक्शन के अंदर बना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब वो उस वेरिएबल का यूज करेगा तो वो कौन सा वाला माना जाएगा? इसका अपना वाला माना जाएगा या इसका आउटर वाला माना जाएगा? ठीक है, इस बात को और बेटर करके समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, आउटर वाले से कहता हूं आउटर आप एक बार एक्स यूज करना, क्योंकि मेरे मन में एक बात अभी आई, वो ये कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लोजर ने अपने आउटर वाले वेरिएबल की वैल्यू बदल दी हो और वो उसी का यूज कर रहा हो, और यहाँ पर हम तो सोच रहे थे ये एक्स नया हो गया, नया नहीं था, ये तो वही था जिसकी वैल्यू इसने बदल दी। अगर ऐसा है तो इस फंक्शन के खत्म होने पर एक्स ही मॉडिफाई हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो आगे के कोड में जब शो फंक्शन इस एक्स का इस्तेमाल करेगा तो उसको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 20। अगर ऐसा जो हम सोच रहे हैं वो सही हुआ तो दूसरा पहलू क्या है? नहीं सर, ये इसका नया लोकल है जैसा कि इनिशियली आप लोग कह रहे थे, ये वाला नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो अब जब हम क्लोजर के अंदर कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो क्लोजर सबसे पहले अपने वाले को प्रायोरिटी देगा, और अगर अपना नहीं मिलता है तो फिर वो हमारा आउटर वाले के वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा। तो इस तरह से डिस अपने अंदर x को 20 यूज करेगा। जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा और उसके आगे शो फंक्शन फिर भी चल रहा है, अब शो फंक्शन इस वाले x को कौन सा वाला यूज करेगा? अपना वाला, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी? 10। देखते हैं कौन सी बात सही है। इसका मतलब जो आप कह रहे थे वो सही था क्या, कि भाई ये जो वेरिएबल है ये नया लोकल वेरिएबल है, ये नहीं जो आप मैं कह रहा था कि भाई इसने इसको मॉडिफाई कर दिया होगा। तो ये क्या कहलाएगा? न्यू न्यू लोकल वेरिएबल टू डिस्क। अब ये नया लोकल हो गया डिस्क के लिए, शो वाला ये हमारा नहीं रहा। ठीक, अब
हम चाहते हैं कि सर ये नया ना बने, ये इसको मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई लोकल वेरिएबल ऑफ शो। अब ये कैसे होगा? तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है नॉन लोकल। नॉन लोकल कीवर्ड नेस्टेड फंक्शन, या अब आप उसको क्लोजर फंक्शन बोलेंगे। तो नॉन लोकल कीवर्ड क्लोजर फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि अब जो भी वेरिएबल हमारा क्लोजर फंक्शन बनाएगा वो उसके अपने नहीं माने जाएंगे, वो उसके आउटर फंक्शन वाले माने जाएंगे। और कौन से वेरिएबल के बारे में हम ऐसा कहना चाहते हैं उसको हम नॉन लोकल कीवर्ड के बाद बताते हैं एक्स। तो अब ये लाइन इंटरप्रेटर को ये बताएगी कि भाई क्लोजर फंक्शन अगर एक्स नाम से कुछ भी बनाए तो उसका नया नहीं मानना है, वो उसके आउटर फंक्शन का ही कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये जो x इक्वल टू 20 है, ये जो मॉडिफाई कर देगा कौन से वाले लोकल वेरिएबल को, जो शो का लोकल था उसको। ऐसा होने पर यहाँ भी 20 आएगा, और जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, फिर अब 20 आना चाहिए, जबकि पहले क्या आ रहा था हमारा 10। तो क्लोजर फंक्शन के साथ एक कीवर्ड नया आता है जिसका नाम है नॉन लोकल। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नॉन लोकल कीवर्ड क्या होता है, तो आप आंसर देंगे कि जब क्लोजर फंक्शन अपने लोकल वेरिएबल को बनाता है तो हम उसको क्लोजर का नया लोकल कंसीडर ना करके उसके आउटर वाले फंक्शन का लोकल कंसीडर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए हम नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब जाके क्लोजर का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। नेस्टेड फंक्शन क्या है, कंप्लीट हो गया। नेस्टेड फंक्शन से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट था आपका क्लोजर फंक्शन, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो और ज्यादा एक्सटेंशन के साथ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक शो फंक्शन है और इसके पास x एक लोकल वेरिएबल है। अब मैंने शो फंक्शन कॉल किया, तो जब मैंने शो फंक्शन कॉल किया तो इसके अंदर x वेरिएबल लोकल बना होगा। मैंने फंक्शन के अंदर इस x का कोई यूज नहीं करा, बस बनाकर छोड़ दिया। लेकिन मैं चाहता था शो फंक्शन के बाद मैं x का यूज करूं, तो ये एरर आ जाती है, कह रहा है x इज नॉट डिफाइंड। और हमें इसका आंसर पता है कि भाई ये तो शो फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर यूज ही नहीं हो सकता। लेकिन अब आपसे पूछा गया कोई तरीका जिससे मैं इस x को फंक्शन के बाहर यूज कर पाऊं, तो आपने कहा एक तरीका है। वो तरीका क्या है, फंक्शन क्या करे, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दे। अगर कोई भी फंक्शन अपने लोकल डेटा को फंक्शन के बाहर एक्सेस कराना चाहता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, कि वो फंक्शन क्या कर दे, उसको रिटर्न कर दे। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को दोबारा लिखें और यहाँ पर फंक्शन से क्या बोले, शो से कि भाई रिटर्न लगाकर एक्स को आप रिटर्न कर दो। अब चलेगा, हमने कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि शो फंक्शन अब जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपको उसे पहले किसी वेरिएबल में रिसीव करनी होगी। अब उस वेरिएबल का नाम आप एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक्स ही रख लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है ये एक्स वही है जो यहाँ वाला था, नहीं, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 10, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने इसका नाम आई दे दिया, आर दे दिया, आर माने रिजल्ट। अब आप आर के अंदर एक्स की वैल्यू को देखेंगे, तो अब हमने एक पहलू ये देखा कि बाय डिफॉल्ट लोकल चीजें, लोकल का मतलब फंक्शन के अंदर की बात हो रही है, लोकल चीजें फंक्शन के अंदर तक यूज होती हैं। लेकिन हमने दूसरा पहलू ये भी देखा कि अगर आप लोकल चीजों को फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आपको फंक्शन कॉल करना होगा, फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन उस लोकल चीज को रिटर्न करे,
और जहां से कॉल किया गया है उसको वहां पर आप रिसीव करेंगे, फिर आप आगे के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन इस लाइन से पहले नहीं कर पाएंगे। अब आप इस लाइन से पहले सोचो मैं कर लूंगा 10 का यूज, तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो आपने फंक्शन ही कॉल नहीं करा है। ठीक है, तो दो पहलू हमने यहाँ पर देखे। अब इसी बात को क्लोजर के साथ अगर लगा दिया जाए, इसी बात को क्लोजर के साथ लगा दिया जाए, या किसी भी नेस्टेड फंक्शन के साथ लगा दिया जाए, देखो ये क्लोजर फंक्शन है और ये हम यूज कर रहे हैं इसको, जो थोड़ा आसान कोड था वो मैं यहाँ पे लिख लूँ। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लोजर फंक्शन है ये अपने आउटर फंक्शन के बाहर से कॉल किया जाए, तो यहां से हम इसे कॉल नहीं करेंगे। अब क्या करोगे आप? अब आप कहोगे कि हम लोकल वेरिएबल को अगर फंक्शन से बाहर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक्स के लिए, लाइक दिस। अब आप कहोगे कि मुझे इस शो फंक्शन का ये वेरिएबल बाहर नहीं पहुंचाना है, मुझे तो ये फंक्शन बाहर पहुंचाना है, तो क्या फंक्शन भी रिटर्न हो जाता है? आंसर इज यस। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। सी में, जावा में ये फैसिलिटी नहीं है। सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप यहाँ से सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, कोई फंक्शन को रिटर्न आप नहीं कर सकते, बट पाइथन में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? रिटर्न के आगे उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, सिर्फ नाम लिखना है, उसको कॉल नहीं करना है। क्या लिखना है यहाँ पर? डिस, ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये लिखना, रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पर डिस। इस लाइन का मतलब है कि शो फंक्शन जहां से कॉल किया जाएगा वहां पर वो डिस फंक्शन को रिटर्न करेगा। दैट मीन्स जब शो फंक्शन कॉल होगा तो वो एक्स वेरिएबल क्रिएट करेगा, डिस फंक्शन को मेमोरी में क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करेगा दिस इज शो, और 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि शो फंक्शन जो वापस करके ला रहा है उसको संभाल कर एक वेरिएबल में स्टोर करना। लेट अस सपोज आपने इसका नाम आर कर दिया कि शो फंक्शन से कोई रिजल्ट आया है, संभाल कर मैंने उसे एक वेरिएबल आर में स्टोर कर लिया। अब शो फंक्शन कॉल हुआ, इस वजह से ये मैसेज प्रिंट हुआ क्योंकि ये मैसेज शो फंक्शन के अंदर लिखा था। लेकिन शो फंक्शन ने रिटर्न जब किया होगा डिस्प को, तो वो डिस्प फंक्शन किसमें आकर स्टोर हो गया? आर वेरिएबल में आकर स्टोर हो गया। तो कुछ नई चीज सुनने को देखने को मिल रही है। हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि कोई वेरिएबल है, उसका नाम एक्स कर दो, वाई कर दो, आई कर दो, कुछ भी कर दो, तो किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है, लाइक इंटीजर वैल्यू करा लो, लाइक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करा लो, स्ट्रिंग स्टोर करा लो, लिस्ट स्टोर करा लो, टपल स्टोर करा लो, डिक्शनरी स्टोर करा लो। ये सब हमारा बड़ा जान पहचान के कॉन्सेप्ट है जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभी एक नई चीज सीखने को मिली, क्या? कि किसी वेरिएबल में एक फंक्शन भी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हुआ है इस लाइन पे देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ है? शो फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से जो रिटर्न होकर आया डिस, ये डिस फंक्शन आकर इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ध्यान देना है, शो फंक्शन स्टोर नहीं हुआ है आर के अंदर, शो फंक्शन कॉल हुआ और जो उसने रिटर्न करा वो जाके स्टोर हुआ है आर वेरिएबल में। तो इस बार जो आर वेरिएबल है वो डिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप अपने आगे के कोड में डिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो आप आर वेरिएबल के आगे कॉलिंग सिंबल लगा सकते हैं। तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल के आगे कॉलिंग सिंबल लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जा पाएगा जब वो वेरिएबल एक फंक्शन को स्टोर करता हो। अगर वो वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है तो फिर ये सिंबल आपका एरर दे देगा।
अभी मैं चलाऊंगा तो इस लाइन का मतलब होगा कि आर वेरिएबल में जो फंक्शन डिस्प आपके स्टोर हुआ है ये उस डिस्प फंक्शन को कॉल कर देगा। अब सर मैं फिर से कॉल कराऊं तो फिर से कॉल करा लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए मैं डिस फंक्शन को रिटर्न ना करके एक्स को रिटर्न कर देता हूं, तो इस बार एक्स में कौन पड़ा हुआ है, इंटीजर वैल्यू। तो अब ये जो इंटीजर वैल्यू एक्स में थी 10, ये किस में आ जाएगी, आर वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल के साथ कॉलिंग सिंबल आप नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। देखो एरर मैसेज क्या है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसको आप टाइप पढ़ो, इंट टाइप इज नॉट कॉलेबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू आके रखी गई है, उसके साथ कॉलिंग सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हम किसी फंक्शन के अंदर से क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, और फिर उसको जब कॉल किया जाएगा फंक्शन आउटर वाला, तो एक वेरिएबल में रिटर्न हुए फंक्शन को फिर से स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई भी नेस्टेड फंक्शन या क्लोजर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के बाहर से कॉल किया जा सकता है, आप बोलेंगे यस, कॉल किया जा सकता है। पहले आउटर फंक्शन को अपने नेस्टेड या क्लोजर फंक्शन को रिटर्न करना होगा, फिर हम उसे रिसीव करेंगे, तब कॉल किया जा सकता है। अब अगर आप ये बोले कि सर आपने जो सबसे पहले बात बताई थी कि नेस्टेड फंक्शन का फायदा यह है कि वो सिर्फ अपने आउटर से कॉल होगा, कहीं और से कॉल नहीं होगा, तो फायदा खत्म हो गया अब, क्योंकि अब तो ये कहीं से भी कॉल हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी सोचे ध्यान से कि पहली बार कॉल करने के लिए हमें अभी भी किसकी जरूरत पड़ रही है, आउटर वाले फंक्शन की जरूरत पड़ रही है। बिना आउटर फंक्शन कॉल करे बाहर का कोड नेस्टेड फंक्शन को फिर भी कॉल नहीं कर पाएगा। पहली बार तो आपको आउटर फंक्शन से परमिशन लेनी पड़ रही, काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से नेस्टेड फंक्शन, क्लोजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है अब जाके और ज्यादा बेटर वे में पूरा हुआ, जिसमें हमने एक नई चीज बस सीखी, वो ये कि कोई भी फंक्शन अपने नेस्टेड फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताइए, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है। बताइए इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, पहले वाले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में फन फंक्शन कॉल होगा और उससे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो एक्स में स्टोर होगी, ठीक है। इस वाले का मतलब क्या है, इस वाले का मतलब फन फंक्शन कॉल नहीं होगा, सिंपली फन फंक्शन कॉपी हो जाएगा एक्स वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब फन फंक्शन एक्स वेरिएबल में कॉपी हो गया। अब आप फन फंक्शन को आगे के प्रोग्राम में फन नाम से भी कॉल कर सकते हैं और एक्स नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हमारा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है, उसको देखते हैं। है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ वैल्यूज रखी हैं 1 2 3 4 5। अभी मैं आपको मैप फंक्शन क्या करता है ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है एक्स नाम की, जिसमें कुछ वैल्यूज रखी है मैंने 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है, जिसका नाम मान लीजिए हमने स्क्वायर रख दिया, जो आपसे एक नंबर मांगता है। फिर क्या करता है, ये जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके रिटर्न कर देता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का हमने एक फंक्शन बनाया है। अब आपको करना क्या है, आपको इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल करके किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जनरेट कराना है तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने स्क्वायर फंक्शन कॉल किया, मान लीजिए मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए तो मैंने 5 लिख दी, तो ये 5 जाएगा इस वेरिएबल में और ये इसका स्क्वायर करके हमें वापस कर देगा। अब जो भी आएगा मैं उसे प्रिंट कराऊं, मैं उसे कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, मेरा मन, जो भी नंबर मैं दूंगा उसका स्क्वायर करके हमें वापस कर देगा। ठीक है। अब हम चाहते क्या है उसे समझते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिन नंबरों का हम स्क्वायर करना चाहते थे वो वास्तव में लिस्ट में रखे हुए हैं। तो आप स्क्वायर फंक्शन में पहले पास करो 1, फिर स्क्वायर फंक्शन में पास करोगे 2। ये 1 और 2 कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी लिस्ट के एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। तो फिर क्या करोगे, फिर अगला काम ये करना है कि हर बार जब स्क्वायर फंक्शन आप कॉल कर रहे थे तो आपने लिस्ट का एक एक एलिमेंट पास करा, और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को प्रिंट नहीं करना है, उस रिजल्ट को एक लिस्ट में स्टोर करते हुए चलो। कैसे, क्या करते हैं, एक बाई नाम की लिस्ट बना लेते हैं खाली। अब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं बाई में स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या लिख दूं, बाई डॉट अपेंड, फिर से बाई डॉट अपेंड, बाई डॉट अपेंड। अब आपको मुझे सजेस्ट करना है कोई बेटर वे इसी काम को करने का, जितना अब तक पढ़ाया गया है उसी का यूज करते हुए, रादर देन कुछ नया यूज करते हुए। अब अगर आप x को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, y को प्रिंट करेंगे तो उस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करके जो एक दूसरी लिस्ट y में रखा गया वो प्रिंट हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको इस कोड को बनाने में जो एफर्ट लग रहे हैं वो ज्यादा एफर्ट इस पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ज्यादा एफर्ट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट में 5 की जगह मान लो 50 एलिमेंट्स कर दूं तो आपको फिर से नंबर ऑफ लाइंस अपनी बढ़ानी पड़ जाएंगी। तो 5 के लिए करा है, अभी बहुत लिखना पड़ेगा। इस फंक्शन को तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो एक बार बन गया आपका। ठीक है, तो इसको हम लूप से करना चाहते हैं। अगर हम लूप के बारे में सोचेंगे तो शायद हमारा कोड कॉम्पैक्ट हो जाएगा और हम अब लिस्ट कितनी बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता। इस कोड को अब मैं दोबारा लिखता हूँ। तो मैंने ये काम एक लूप से कराना है इस बार। फॉर आई इन
एक्स, तो मैंने एक्स नाम की जो लिस्ट है इस पर लूप लगाया। अब ये लूप क्या करेगा, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को इटरेट करेगा और आई में स्टोर करता रहेगा हर इटरेशन पर। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई में 1 आ जाएगा, अगली बार 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, लूप के अंदर से स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और स्क्वायर फंक्शन में क्या पास कर दें, आई को पास कर देते हैं, ताकि लूप जब पहली बार चलेगा तो स्क्वायर फंक्शन में जो आई की वैल्यू आई होगी वो पास हो जाएगी, और आई में पहली बार 1 आया होगा तो 1 यहाँ पास हो जाएगा, वापस जो आएगा उसको हम अपेंड कर लेते हैं। तो अब ये 2 लाइन का कोड इस पूरी लिस्ट के एलिमेंट को हमारा इटरेट करेगा और फिर ये कोड हर एलिमेंट पर स्क्वायर करेगा और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको बाई नाम की लिस्ट में अपेंड कर देगा, सेम आउटपुट आएगा, हमने कहा। अब इसका फायदा यह है कि कल को अगर मैं एलिमेंट बढ़ा भी दूं यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में मुझे यहाँ पर बढ़ाने पड़ते स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इस काम को करने का ये एक तरीका। अब इसी काम को सर और छोटा करके, और छोटा कैसे कर सकते हैं, इससे कम तो लिख ही नहीं पाएंगे, इतना तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम। यहाँ पर पिक्चर आती है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन कह रहा है कि आप मुझसे ये काम करवाओगे तो ये काम और छोटा हो जाएगा, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। मैनुअल फंक्शन कॉल करना, अपेंड करना, लूप लगा के फंक्शन कॉल करना, अपेंड करना। इस बार आप बिना लूप लगाए इस काम को कर सकते हैं। बिना लूप लगाए कैसे हो जाएगा, हमने कहा देखो हम क्या करेंगे, यही कोड दोबारा लिखेंगे। अब ये काम हम नहीं करेंगे, तो क्या करोगे, हम मैप फंक्शन को कॉल करेंगे। मैप फंक्शन हमसे 2 बातें पूछेगा। दूसरी बात, लिस्ट एक्स। पहली बात, इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर कौन सा फंक्शन चलाएं, क्या नाम है उस फंक्शन का, SUR। सिर्फ नाम देना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ नाम देना है। तो हम मैप फंक्शन को 2 आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन जिसको हम कॉल करवाना चाहते हैं, दूसरा आर्गुमेंट वो लिस्ट जिसके हर एलिमेंट के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब मैप फंक्शन अपने अंदर लूप लगाकर पहले ही बैठा हुआ है, बस उसे इंतजार इस बात का था कि जैसे हमने लूप लगाया था इसके लिए, उसको ये नहीं पता है वो किसके लिए लगाएगा लूप, तो हमने यहाँ पर जो भी लिस्ट दी होगी इंटरनली मैप वो लूप उसी लिस्ट के लिए चला देगा। अब ये लिस्ट में 100 एलिमेंट है तो मैप के अंदर जो लूप लगा हुआ है वो 100 बार काम अपने आप करेगा। फिर क्या करेगा, मैप फंक्शन अपने अंदर से जो लूप लगाएगा उस लूप के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। तो मैप का लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। मैप का लूप उतनी बार चलेगा जितना इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट हो। मतलब जो मैं ये कर रहा हूं ना, ये काम मैप फंक्शन कह रहा है कि मैं खुद कर दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, हर बार इस स्क्वायर फंक्शन ने जो भी रिजल्ट वापस करा होगा मैप ने उसे अपने अंदर स्टोर कर लिया होगा। अब अगर मैं मैप का रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करूं और फिर उसको प्रिंट कराकर देखूं, तो मैप ये कह रहा है कि जो रिजल्ट मेरे पास आया था, तो मैं जिस एड्रेस पे रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूं वो एड्रेस प्रिंट कर दूंगा। ये क्या है, ये वो मेमोरी का एड्रेस है जहां पर मैप ने स्क्वायर फंक्शन से जो रिजल्ट बने होंगे हर बार के वो स्टोर कर रखे होंगे। तो सर मुझे वो एड्रेस मत दिखाओ, मुझे उस एड्रेस के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो दिखाओ, मुझे उसकी जरूरत है। तो मैप ने कहा कि अगर मेरे अंदर जो रिजल्ट आए हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो मुझे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो या टपल में कन्वर्ट कर लो। तो अब क्या करेंगे, इस मैप को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। अब जो मैप के अंदर रिजल्ट था जब वो लिस्ट में कन्वर्ट होता है तो मुझे अपना रिजल्ट मिल जाता है। अब देखो जो एक्स था वो यही था हमारा जो पहले लिखा था, ये उसका स्क्वायर है। तो अब
हमें लूप भी लगाना नहीं पड़ा। तो कहाँ से लग गया लूप? मैप अपने अंदर से लूप लगाकर लूप के अंदर से हमारे बताए गए फंक्शन को क्या करता है? कॉल करता है। फिर जो भी रिजल्ट बना मैप उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर हम उस मैप को प्रिंट कराते हैं तो अपना एड्रेस बता देगा हमें, लेकिन अगर हम उस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कराएंगे तो एक्चुअल जो रिजल्ट स्टोर हो रहे होंगे वो हमें मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो मैप का रिजल्ट है वो एक लिस्ट में ही कन्वर्ट करके प्रिंट कराएंगे, आप उसे टपल में कन्वर्ट करके भी प्रिंट करा सकते। जरूरी नहीं है टपल में कन्वर्ट कराएंगे, आप उसे सेट में कन्वर्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। हम जनरली सेट का यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर दो रिजल्ट मान लीजिए कभी सेम हो गए तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू तो आती नहीं है हमारी। और दूसरी प्रॉब्लम, सेट में ऑर्डर का नहीं पता, अभी तो कोइंसिडेंस है कि 2 का स्क्वायर 4 उसी जगह दिख रहा है, हो सकता है 16 यहाँ आ जाता 4 इधर पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि सेट में ऑर्डर भी नहीं होता है हमारा। तो हम ज्यादा बार मैप से जो रिजल्ट बनाए उसको लिस्ट में ही स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो सब तीनों में कर ले तो मैप ये कह रहा है एक बार जब मेरा रिजल्ट लिस्ट में कन्वर्ट या टपल में या किसी में कन्वर्ट हो गया तो फिर मैप अपने रिजल्ट को फ्लश कर देता है। फ्लश का मतलब डिलीट कर देता है। अब वो किसी और में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, करोगे तो एम्प्टी रिजल्ट मिलेगा। अब देखो पहली बार हमने कन्वर्ट कर लिया लिस्ट में, अब आगे फिर से किसी और में कन्वर्ट नहीं होगा, एम्प्टी होगा। लेकिन अगर मैं पहली बार ही टपल में कन्वर्ट कर लूँ तो मिल जाएगा, लेकिन अब आगे किसी और में करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैप से जो रिजल्ट मिलता है वो आपको रीडेबल नहीं होता, क्योंकि मैप का रिजल्ट जिस एड्रेस पे स्टोर किया गया होगा बिहाइंड द सीन वो एड्रेस हमें प्रिंट हो जाता है। अब हम उसको रीडेबल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में मैप के रिजल्ट को कन्वर्ट करना होता है। ज्यादा बार वो कंटेनर हम लिस्ट का यूज करना प्रेफर करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट में अगर वो टपल या सेट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मैप के रिजल्ट को आप एक ही बार किसी कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार कर चुके हैं और किसी और में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो फिर आपका एम्प्टी रिजल्ट मिलेगा। अब मैप हमें एक बात ये भी बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप जो रिजल्ट बनाए, सॉरी, आपने जो मुझे लिस्ट पास करी है फंक्शन के नाम के साथ वो लिस्ट ही हो, वो टपल भी हो सकती है, यानी कि ये आपका एक टपल भी हो सकता है, तब भी चलेगा, ठीक है। आप अगर अपना इनपुट सेट में रखोगे तब भी चलेगा, आप मैप फंक्शन को रेंज फंक्शन से देना चाहो इनपुट तब भी चलेगा। तो हम मैप फंक्शन को जो पास कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो इनपुट हम लिस्ट में ही रख के पास करेंगे। वो इनपुट आपका टपल में भी हो सकता है, वो इनपुट आपका सेट में भी हो सकता है, वो इनपुट आपका रेंज फंक्शन से जनरेट होकर भी पास किया जा सकता है। आप जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह से आपका काम करेगा। चलिए, तो इस तरह से अब अगर हम मैप फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ। इतना करने के बाद अगर हम मैप फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें कैसे डिफाइन करेंगे? एक लाइन में लिख रहा हूं जो कुछ नई होगी। हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट रिसीव करे उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। या ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को रिटर्न करे, ऐसे फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। दैट मीन्स इससे पहले जो आप पढ़ा रहे थे उसको भी आप
हाई ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। तो ये शो फंक्शन भी हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये एक फंक्शन को रिटर्न करता है। तो अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है किसी फंक्शन के लिए तो हाई ऑर्डर फंक्शन है, या अगर कोई फंक्शन आर्गुमेंट में किसी फंक्शन को रिसीव करता है तो भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। तो अब अगर हम देखें तो जो हमारा मैप है ये हाई ऑर्डर फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये क्या मांगता है, एक दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट मांगता है ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे, मैप इज ए हाई ऑर्डर फंक्शन। अब ये करता क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन तो चलो एक नाम हो गया जिससे हम चीजों को समझ पाए कि ये क्या करता होगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी लॉजिक क्या है वो अभी समझ में इस लाइन में नहीं है। क्या लॉजिक है मैप का, that performs या थोड़ा बेटर लिखते हैं, that internally calls argumented function। मैं वही शब्द लिख रहा हूं जो मैंने आपको करके दिखाया है ना, किताब वाले शब्द मैंने हटा दिए। इट इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन that internally calls argumented function for each element of argumented container। मैप फंक्शन क्या करता है, इट इज हाई ऑर्डर फंक्शन डेट इंटरनली कॉल्स, जो कि इंटरनली कॉल करता है, किसको कॉल करता है, आर्गुमेंटेड फंक्शन। अब ये आर्गुमेंटेड फंक्शन कहां से आ गया, हमने कहा देखो ये क्या है, आर्गुमेंटेड फंक्शन। मैप अपने अंदर से इसको कॉल करता है, कितनी बार, वो लिखा है मैंने यहाँ पर, फॉर प्रत्येक एलिमेंट के लिए, किसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ऑफ आर्गुमेंटेड कंटेनर। आर्गुमेंटेड कंटेनर कौन है, हमने कहा ये आपका आर्गुमेंटेड कंटेनर है। तो ये आर्गुमेंटेड फंक्शन हो गया, जो एज आर्गुमेंट पास करा गया है उसको आर्गुमेंटेड फंक्शन। जो कंटेनर आपने सेकंड आर्गुमेंट पास करा है ये आर्गुमेंटेड कंटेनर कहला रहा है। तो अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है। इट इज हाई ऑर्डर फंक्शन दैट इंटरनली कॉल्स आर्गुमेंटेड फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ आर्गुमेंटेड कंटेनर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ। तो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जो इंटरनली आर्गुमेंटेड फंक्शन को इस तरह से कॉल करता है। अब इसी के अंदर मैं इसका अगर सिंटैक्स लिख दूं तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, मैप, यहाँ पर एक फंक्शन और यहाँ पर एक कंटेनर। तो ये फंक्शन का ये सिंटैक्स है, मैप फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पर एक कंटेनर पास करेंगे। अब अगला पॉइंट क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, उसको मैं अगर यहाँ पर लिख दूं, we need to convert result of map into a container। to make result readable।
जो भी रिजल्ट आया, मान लो यहाँ पर मैं ऐसे ले देता हूँ कि आपका रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को आपको कन्वर्ट करना होता है किसी कंटेनर। कैसे? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो इस रिजल्ट के लिए, और टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मैप का रिजल्ट आया है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसी कंटेनर में। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है। जैसे इस कोड को अगर मैं दोबारा लिखूं, तो देखो यहाँ पर जो मैप से रिजल्ट वापस आया, मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर ना करके सीधा लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया उसी समय, एक लाइन में ही। अब मेरा जो रिजल्ट आएगा मैं सीधा उसको अपना प्रिंट कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको एक वेरिएबल में क्यों स्टोर करूँ, सीधा इसको उठाकर प्रिंट में लिख सकता हूँ। तो ये आपका कोड लिखने का तरीका होगा कि आप 3 लाइन को एक लाइन में कैसे बना रहे हो, उसका मैप से कोई मतलब नहीं। आप एक लाइन में सारा काम करो, आप 2 में सारा काम करो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम मैप फंक्शन को एक दूसरे पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस है कि सर कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के हर एलिमेंट का मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ। तो मान लीजिए यही मेरी लिस्ट है, और इस लिस्ट के हर एलिमेंट का मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, कई बार ऐसा होगा कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहली बार में वो टॉपिक हमारी कम समझ में आ रहा है या आ ही नहीं रहा है ना? तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश कर सकते हैं। एक होता है समझकर सीखना, एक होता है ऑब्जर्व करके सीखना। जैसे आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो 10 में से 9 लोग क्रिकेट को समझकर नहीं सीखते, 10 में से 9 लोग क्रिकेट को ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं कि भाई वो बैट्समैन था और वहां पर एक यॉर्कर बॉल आई, उसने ऐसे खेला तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगा। हमने जाना नहीं कि यॉर्कर को कितनी तरह से खेला जा सकता है, या इन स्विंग आ रही है, बाउंसर आ रही है तो कैसे खेला जाता है, नहीं। हमने खेलते हुए 4-5 लोगों को देखा है, हम उनकी कॉपी कर लेते हैं, हम भी सीख जाएंगे ऐसे। आपको स्विमिंग सीखनी है तो नॉलेज लेकर बहुत कम लोग स्विमिंग सीखते हैं, देखकर हम ज्यादातर लोग सीख लेते हैं। 4 लोग स्विमिंग कर रहे हैं, मैंने देखा कैसे करते हैं, मैंने भी शुरू कर दी करने। मुझे उसके पीछे की साइंस बिल्कुल नहीं पता है, बट मुझे स्विमिंग फिर भी आ गई। तो हम जिस पड़ाव पर पाइथन में आ गए हैं, वो पड़ाव हमारा यही है कि ऐसे कॉन्सेप्ट अब मिल रहे हैं हमारे लिए, माइट बी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा ब्रेन उनको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें अपना सीखने का तरीका दूसरा वाला इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि एक बार आप वो कोड लिख दो, हमारी समझ में तो नहीं आया है, लेकिन अब उसके जैसा दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम देख देख कर लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोड को हम 4-5 बार जब लिख लेंगे तो शायद हमारी समझ में अब आ जाएगा कि वो क्या लिखा गया था पहली बार। दूसरा रास्ता क्या है? मोबाइल चलाना शुरू कर दो। समझ में नहीं आ रहा है, चलो मोबाइल में चले जाते हैं। अभी क्लास में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 30% लोग मोबाइल चला रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो क्लास में बैठे हो। ऐसा वो आज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो
बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना। तो मेरा काम आपको बताना है, अब आप क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा एक लिस्ट है, और अब आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम मान लीजिए मैंने क्यूब रख दिया, और यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूं नम का क्यूब। अब मुझे मैप का इस्तेमाल करते हुए इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर यह फंक्शन चलाना है, और हर बार जो रिजल्ट बनेगा उसको एक लिस्ट में रखकर दिखाना है। तो अब आप समझने की बजाय ऑब्जर्व करके मुझे बताएं कि सर क्या लिखना चाहिए आपको इस काम को करने के लिए, कि आप इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर इस फंक्शन को चलवा पाए सबसे कम कोड लिखकर मैप का यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्या करें, मैप को कॉल करें। अब बताओ मैप में क्या लिखें आगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वो फंक्शन जिसको हम कॉल कराना चाहते हैं, हम खुद नहीं करना चाहते, करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया फंक्शन का नाम क्यूब। अब मैप हमसे पूछेगा भाई क्यूब फंक्शन मैं कॉल तो कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कितनी बार कॉल करूं। तो उसके लिए हमें क्या पास करना होता है, सेकंड आर्गुमेंट में कंटेनर। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर पास करा एक्स, जिसमें वो एलिमेंट रखे हुए हैं जिनके हर एलिमेंट के लिए मुझे ये फंक्शन कॉल करना था। तो इस बार मुझे जैसे भाई एक्स मिला है, इसका नाम वाई कर लो, जेड कर लो, एक्स करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस एक्स लिस्ट के हर एलिमेंट पर यह फंक्शन कॉल करना है। बिहाइंड द सीन मैप इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा और रिजल्ट को एक ऐसे एड्रेस पे रखेगा जो रीडेबल नहीं होगा। तो आप उसे किसमें कन्वर्ट कर लो। अब जो फाइनल लिस्ट बनी है आप उसको प्रिंट कराओ या एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो। उस लिस्ट के हर एलिमेंट का क्या हो गया आपका स्क्वायर या क्यूब हो गया, जो भी आपका लॉजिक था यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो मैप फंक्शन है वो हमसे एक फंक्शन मांगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन ये मांग रहा है ये आपको ही बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि पाइथन की लाइब्रेरी का कोई फंक्शन हो। जैसे इस बार मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया मान लीजिए एन, और इस लिस्ट में मैंने कुछ नेम स्टोर करे, धोनी, वीरू, रोहित। अब मुझे काम ये दिया गया, इस लिस्ट के अंदर जितने भी नेम आपने रखे हैं हर नेम की लेंथ बताओ। हर नेम की लेंथ कितनी है, दोनों की लेंथ कितनी है, वीरू की कितनी है, रोहित की कितनी है, विराट कोहली की कितनी है। जैसे इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5, इसकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अब क्या जो मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन का आंसर है। हमसे कहा गया था इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं उन सब की लेंथ आपको पता करनी है। जो मैंने कोड लिखा है ये क्या करेगा, कुछ करेगा, एरर दे देगा कि ये तो गलत है, करेगा। क्या करेगा, जो एन नाम की लिस्ट है उसकी लेंथ दे देगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। हम इंटरेस्टेड किस में थे, हम इंटरेस्टेड थे इस लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट पर लैंड फंक्शन चलाने के लिए। सोचिए, अब ब्रेन को हमें सिखाना है कि किस डायरेक्शन में वो सोचेगा। आपने कहा कि मुझे लैंड फंक्शन को किस पे चलाना है, धोनी पर।
फिर यही लेन फंक्शन किस पर चलाना है, वीरू पर, फिर यही लेन फंक्शन किस पर चलाना है, रोहित पर, और यही किस पर चलाना है, विराट पर। तो मुझे लेन फंक्शन को कितनी बार कॉल करना है, इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए कॉल करना है। अभी मुझे पढ़ाया गया था कि हमारे यहाँ पर मैप नाम का एक फंक्शन होता है जो कहता है ऐसे काम मुझसे करवा लो। कौन से काम, लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए कोई फंक्शन कॉल करवाना है, तो आप मत करो कॉल, आप करोगे तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप मुझसे करवा लो। तो मैंने मैप को कहा, मैप एक काम करो, इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर लेन फंक्शन चला कर आ जाओ। तो आप बताओ मैप का इस्तेमाल कैसे करें। मैप में एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करें, वो फंक्शन पास करेंगे जिसको हम कॉल करवाना चाहते हैं। तो हम मैप से किस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं, लेन फंक्शन। अब इस बार लेन फंक्शन मैंने तो बनाना नहीं है क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी मिलता है हमारे लिए। तो मैप फंक्शन ये थोड़ी कहेगा कि आप ही बना कर दोगे तभी एक्सेप्ट करूंगा, कहीं से ला कर दो, मुझे फंक्शन चाहिए बस। तो हमने इसको लेन फंक्शन दे दिया। अब मैप इस लेन फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन किसके लिए कॉल करेगा, वो कंटेनर बताओ क्या नाम है उसका, एन। ठीक है, अब मैप क्या करेगा, इस लेन फंक्शन को इस एन नाम की लिस्ट के हर एलिमेंट पे कॉल करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने एक किसी एड्रेस पे स्टोर कर देगा। वो रीडेबल होगा नहीं, मुझे उसको रिजल्ट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। अब जो रिजल्ट आया आप उसे किसी वेरिएबल में प्रिंट करा लो या स्टोर कर लो, मैंने सीधा प्रिंट करा दिया। तो इसकी लेंथ 5 हो गई, इसकी लेंथ 4 हो गई, इसकी लेंथ 5 हो गई, इसकी लेंथ हमारा 12 हो गई। और आगे चलते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे पास एक नंबर नाम की लिस्ट है और स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर कुछ नंबर हैं 1.5, स्प्रिंग के अंदर लिखे 2.3, 10, 4.8। अब मुझे टास्क दिया गया कि सर इस लिस्ट में स्प्रिंग्स हैं, लेकिन जितनी भी स्प्रिंग्स हैं वो ऐसी हैं जिनको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 का फ्लोट 10.0 बन जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी स्ट्रिंग का फ्लोट बनाना है। तो उसके लिए क्या तरीका यूज होता था पाइथन में, फ्लोट फंक्शन। तो हम फ्लोट फंक्शन का यूज करते थे और उसमें अपनी स्ट्रिंग पास करते थे। उस स्ट्रिंग को ये क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा। तो ये फ्लोट बन गया। हमने कहा यही काम मुझे इसके लिए भी करना है, यही काम इसके लिए भी करना है, यही काम इसके लिए भी करना है। मैं करूंगा तो मुझे 4 बार फ्लोट कॉल करना पड़ेगा या लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं करूंगा नहीं, मैं करवाऊंगा। किसको बुलाओगे, मैप को बुलाओ और इससे कहो ये काम करना है और इसके लिए करना है। क्या लिखना है यहाँ पर, लोड, फिर क्या लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग मैप फंक्शन कैसे यूज होता है ना? चलो। अब जो रिजल्ट आया आप उसका यूज कहाँ करेंगे वो बात की बात होगी, बट अभी का काम हो गया। अभी आप अगर नम को प्रिंट कराएं और मैप ने जो करके दिखाया उसको प्रिंट करें तो डिफरेंस तो है। पहले जो लिस्ट है उसमें हर एलिमेंट स्ट्रिंग है, अब हर एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारे ब्रेन को मैप के बारे में कब सोचना चाहिए, जब आपके पास कोई लिस्ट हो, जनरल बात बोलते हैं कंटेनर हो, और उसके अंदर हर एलिमेंट के लिए कोई काम करना हो, और उस काम को करने का आपके पास एक फंक्शन हो। तो आप उस फंक्शन को खुद से ना करके कॉल मैप से कॉल करवा दो। ठीक है, तो मैप आपका एक ऐसा एम्प्लॉय है आपकी कंपनी का जो आपके लिए काम करके देता है, आपको करने की जरूरत नहीं। ऐसे एम्प्लॉय और पाइथन में आ जाए तो हमारा कोड बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो मैप के आ जाने से या मैप के ना होने से काम पे रुकेगा नहीं, बस हमें करना पड़ेगा, 4 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये आ गया है तो थोड़ा टाइम हमारा बच गया है, बस यही फर्क पड़ा है। अब और फ्लेवर देखो, ये तो मैप का एक बेसिक फ्लेवर हो गया, जिससे अब हम ये समझ गए कि मैप की फंक्शनिंग होती क्या है और किस तरह की सिचुएशन में हम मैप फंक्शन का यूज कर पाएंगे। अब इसके अलग अलग फ्लेवर, मान लीजिए यही लिस्ट थी हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट के
हर एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके एक नई लिस्ट में लेकर जाना है। तो अब स्प्रिंग पर अगर आप अपर केस का फीचर यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका, अपर। तो अपर को मुझे इसके लिए भी कॉल करना है, इसके लिए भी करना है, सबके लिए कॉल करना है। तो मैं खुद नहीं कर रहा, मैं लगा दूंगा मैप। अब मैप में क्या पास करूंगा, अपर, और यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, एन। अब जो भी रिजल्ट आया उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रिंट कर देते हैं। तो जितना अभी तक हमने सीखा, ऑब्जर्व किया, उतने से हमने अपना कोड बना लिया। लेकिन इस बार ये एरर आ जाएगी, चलेगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये कह रहा है अपर नाम से कुछ नहीं होता भाई। क्यों, मैप तो झूठ बोल रहा है। अपर नाम से हमने पढ़कर आए हैं, अपर नाम से पाइथन के लाइब्रेरी में होता है, जैसे फ्लोट होता है, इंट होता है, लेन है, टाइप है, आईडी है, ये सब फंक्शन है। नहीं, अपर पाइथन के अंदर फंक्शन नहीं है। अपर पाइथन के अंदर मेथड है। किसी भी मेथड को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले डॉट लगाते हैं, और उस डॉट के पहले क्या लगाते थे, वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके लिए आपको कॉल करना है। जब आप किसी मेथड को, मैप को देते हैं, तो सिंटैक्स में चेंज है कि मेथड के पहले डॉट लगाएंगे। अब डॉट के पहले मैं ये स्ट्रिंग कैसे लिख दूं, क्योंकि मुझे तो ये भी चाहिए, अगली बार ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो आपको डॉट के पहले वो डेटा टाइप का नाम लिखना है जिसके अंदर ये मेथड होता है। किस डेटा टाइप के अंदर ये मेथड होता है, क्या लिखेंगे, str डॉट। तो अगर पाइथन की लाइब्रेरी का कोई फंक्शन पास करना है, डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे। अगर पाइथन की लाइब्रेरी का कोई मेथड पास करना है मैप को, तो उस मेथड का नाम, उसके पहले डॉट, और डॉट के पहले वो डेटा टाइप जिसका वो मेथड है। ठीक है। अब एक फ्लेवर और, मान लीजिए इस बार मेरे पास एक्स नाम की लिस्ट है और इसमें कुछ वैल्यूज हैं, मान लीजिए 5, 6, 3, ऐसा कुछ रख दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट के हर एलिमेंट का फैक्टोरियल निकालना है। इसका फैक्टोरियल निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। और मुझे अपना लॉजिक नहीं लिखना, क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी में फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन आता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर फिर से मैप को बुलाया और यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल और एक्स पास कर दिया। अब फिर से एरर आ जाएगी, बोलेगा फैक्टोरियल नाम से तो कुछ फंक्शन है ही नहीं। तो इस बार ये नहीं बोलेंगे हम कि फैक्टोरियल एक मेथड है, उसके पहले डॉट लगाकर उसका डेटा टाइप लिखेंगे, नहीं, फैक्टोरियल एक फंक्शन ही होता है। फिर क्यों एरर आई है, फैक्टोरियल पाइथन के मैथ मॉड्यूल में होता है। हम अपने कोड में उन फंक्शंस को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो बिल्ट इन या आईओ मॉड्यूल के अंदर होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों के अलावा किसी मॉड्यूल में है तो मुझे पहले उसको इंपोर्ट करना होगा। जैसे अगर मैथ मॉड्यूल का फंक्शन फैक्टोरियल यूज करना है तो पहले इंपोर्ट मैथ करना होगा, और मैथ फंक्शन को उस मॉड्यूल का फंक्शन उस मॉड्यूल के नाम पे डॉट लगाकर देना होगा। अब चलेगा। तो पाइथन की लाइब्रेरी में हर वो फंक्शन जो आपको तब मिलता था जब आप उसका पहले मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते थे, तो अगर वही फंक्शन मैप को पास करना पड़ा तो पहले आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अब सिंटैक्स होगा मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो इस तरह से मैप के ये हमारे वेरिएशंस होते हैं कि आप कैसे मॉड्यूल वाला यूज करते हैं, कैसे आप मेथड वाला यूज करते हैं। एक आखिरी वेरिएंट मैप का, मान लीजिए इस बार मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, एक और लिस्ट है, मान लो 10, 11, 12, 13, ऐसे करके लिख दिया मैंने। 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें। अब मैंने एक फंक्शन बनाया
जिसका नाम कर दिया ऐड। ये दो नंबर लेता है n1 n2 और रिटर्न करता है इन दोनों का एडिशन। अब आप क्या चाहते हो वो समझते हैं। हम चाहते हैं इस फंक्शन को कॉल करें जिसमें n1 में पहली वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट आए 1 और n2 में दूसरी वाली लिस्ट का सेम एलिमेंट, सेम पोजीशन का एलिमेंट आए 10 और 11 जो बने वो स्टोर हो जाए जाके एक तीसरी लिस्ट में। फिर ये फंक्शन दोबारा चले, अगली बार n1 में 2 आना चाहिए, n2 में 11 आना चाहिए, जो रिजल्ट बने 13 वो उसी तीसरी लिस्ट में अपेंड होता रहे। ये खेल मुझे करना है बार बार। तो अब मैप का इस्तेमाल मैं अभी भी कर सकता हूं। मैप को मैं क्या चाहता हूं, ऐड फंक्शन कॉल करवाना चाहता हूं। अब इस वाले फ्लेवर में और इससे पहले जितने फ्लेवर है उसमें क्या डिफरेंस है। अब तक जितने फंक्शन मैं मैप को दे रहा था वो एक ही आर्गुमेंट रिसीव करते थे, लेकिन इस बार जो मैं फंक्शन मैप को दे रहा हूं ये 2 आर्गुमेंट वाला है। तो जब हम मैप को 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन देते हैं कॉल करने के लिए तो मुझे यहाँ पर 2 कंटेनर देने होते हैं, एक x, y। अब इंटरनली मैप क्या करेगा, जिप फंक्शन लगाकर लूप लगाएगा इन दोनों कंटेनर पर। तो जब मैप पहली बार ऐड को कॉल करेगा तो इसमें से उठाएगा एक एलिमेंट इसमें डाल देगा, इसमें से उठाएगा एक एलिमेंट इसमें डाल देगा, फिर फंक्शन चलेगा, जो रिजल्ट आएगा मैप अपने अंदर स्टोर कर लेगा, फिर दोबारा इसको कॉल करेगा, इसका अगला एलिमेंट उठाएगा, इसका अगला उठाएगा। तो इस तरह से हमारा मैप 2 आर्गुमेंट वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो कभी कभी इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लेते हैं कि भाई मैप आपका किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेता है, कोई उसकी इफ एंड बट तो नहीं है कि जो फंक्शन आर्गुमेंट में आएगा वो कितने आर्गुमेंट का होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए। हमने कहा है, अगर वो सिंगल आर्गुमेंट का है तो आप एक ही कंटेनर देंगे, अगर वो 2 आर्गुमेंट का है तो 2 कंटेनर देंगे, अगर वो 3 आर्गुमेंट का है तो आपको 3 कंटेनर देने होंगे, अगर ये 5 आर्गुमेंट का तो आपको यहाँ 5 कंटेनर देने होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं कि अगर ये मल्टीपल कंटेनर अलग अलग साइज के हो गए तो अब जब मैप 5वीं बार चलेगा तो यहां से तो 5 ले आएगा, यहां से क्या लाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। जो सबसे छोटी लेंथ का कंटेनर होगा उतनी बार चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा ही नहीं हमारा। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर देते हैं तो वो तभी दे पाएंगे जब उतने आर्गुमेंट का फंक्शन होगा। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ये फंक्शन जितने आर्गुमेंट का होगा उतने ही कंटेनर यहाँ देते हैं, क्योंकि इंटरनली पैरेलल इटरेशन के थ्रू इस फंक्शन को हर किसी के लिए कॉल करा जाएगा। अब जैसे मैंने आपको सबसे बेसिक जो मैप का वेरिएंट होता है आसान वाला, उसके साथ मैंने 5-6 आपको कोड अलग अलग तरह के प्रैक्टिस कराए, उसी तरह से आपको इस फ्लेवर के साथ, इस वाले फ्लेवर के साथ, इस वाले फ्लेवर के साथ 5-5 6-6 कोड की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप उन्हें कर लोगे तो ऑब्जर्व कर करके आप सीख लेते हो। तो जब भी कोई चीज समझ में ना आए पाइथन में या लाइफ में कहीं भी, तो उससे भागना नहीं है, उस तरह की चीजों को कई बार होते हुए देख लेना है। फिर ऑब्जर्व करने से कुछ ना कुछ हम बेटर पोजीशन में जरूर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम सीख ही जाएंगे, लेकिन पहले से बेटर पोजीशन में जरूर आ जाते हैं। टाइम लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट एक ही है, छोड़कर मोबाइल चलाना शुरू कर दो और इसको क्विट कर लो। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल डिस्कस करेंगे।